हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, उसके बाद कुछ समय आपको दिया जाएगा, आपको आंसर करना है, तब हम आपको आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, CPI-IW यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, उसका आधार वर्ष दोस्तों क्या है? तो दोस्तों, भारत में महंगाई नापने के लिए दो मेन इंडिकेटर इस्तेमाल होता है। एक WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक मूल्य सूचकांक, और दूसरा होता है CPI कंबाइंड, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। ठीक है, और उसी में CPI में एक कैटेगरी है CPI-IW। तो आपको बताना इसका बेस ईयर क्या है, 2001, 2010, 2012 या 2016। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बाकी जितने भी CPI हैं उसका बेस वर्ष जो है वो 2012 है, लेकिन जो ये आपका औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो बेस वर्ष है ये आपका डी है, 2016 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब जैसे CPI आपका अलग अलग टाइप का होता है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए होता है, कृषि श्रमिकों के लिए होता है, फिर आपका रूरल, अर्बन और कंबाइंड होता है। तो ध्यान ये रखना है कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उसका और जो आपके जो कृषि वर्कर्स हैं वो एक संस्था पब्लिश करती है, और बाकी CPI रूरल, अर्बन और कंबाइंड जो है वो NSO पब्लिश करता है। तो यहां आपको क्या ऑप्शन दिया गया है? CSO, NSSO, DIPP जिसका नाम बदल के DPIIT हो गया है, या लेबर ब्यूरो। ये सब दोस्तों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा अगेन ऑप्शन नंबर डी, लेबर ब्यूरो जो है ये पब्लिश करती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। साथ ही साथ जो कृषि के मजदूर हैं उसका भी जो CPI वाला डेटा होता है वो भी लेबर ब्यूरो पब्लिश करती है, जबकि CPI ग्रामीण, CPI शहरी क्षेत्रों का और CPI कंबाइंड ये पब्लिश कौन करता है? NSO। पहले दोस्तों CSO और NSSO जो है अलग अलग संस्था थी, बाद में 2019 में दोनों को कंबाइन कर दिया गया। अब हो गया है NSO, जो कि जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा हैं जैसे कि आपका सकल घरेलू उत्पाद हो गया, उसके बाद बेरोजगारी का डेटा हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का IIP हो गया, सब कौन पब्लिश करता है? NSO। अगला क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि थोक मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? ऑप्शन आपका CSO, NSO, DIPP जिसका नाम अभी हो गया है डिपार्टमेंट प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, और लेबर ब्यूरो। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा DPIIT, जिसका पहले नाम जो है DIPP था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड पॉलिसीज। ये जो है थोक मूल्य सूचकांक, और इसके अंदर एक ऑफिस होता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो मान लीजिए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो उसको टिक कर देना है। नए स्टूडेंट्स को ये सब क्वेश्चन थोड़ा टफ लगेगा, ठीक है, और हम सभी को ही स्टार्टिंग में दिक्कत आती थी, लेकिन फिर पढ़ते पढ़ते जो है आपको मजा आने लगे कि अच्छा, भारत में जो महंगाई है उसको मापने का दो तरीका होता है। एक हो गया होलसेल प्राइस इंडेक्स जो कि रिटेल सेलर के हिसाब से रहता है, और दूसरा जो होता है उपभोक्ता के हिसाब से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है इसमें दिक्कत क्या आता है? इसमें दिक्कत यही रहती है कि इसमें सर्विस सेक्टर का जो है कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाया जाता है। इसीलिए जब RBI को 2016 में टारगेट दिया गया महंगाई को कंट्रोल करने का, तो RBI को क्या बोला गया? आपको CPI कंबाइंड इस्तेमाल करना है, ना कि होलसेल प्राइस इंडेक्स इस्तेमाल करना है। ठीक है, और जैसे आधार वर्ष इकोनॉमी में जब भी हम कोई चीज पब्लिश करते हैं तो फिर उसका बेस यह रहता है ताकि हम मतलब सही डाटा पता कर पाए। तो जो थोक मूल्य सूचकांक है दोस्तों, उसका आधार वर्ष क्या है? आपके ऑप्शन है 2011-12, 2014-15, 2016-17 या 2019-20। तो हालांकि ये 2020 में चेंज होने वाला था, लेकिन कोविड के चलते नहीं चेंज हो पाया है। और चाहे थोक मूल्य सूचकांक हो, चाहे आपका सकल घरेलू उत्पाद हो, सब जगह जो है आपको क्या मिलेगा? बेस ईयर 2011-12। बस ये जो है आपका CPI इंडस्ट्रियल वर्कर यानी कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है,
इसका आधार वर्ष जो है 2016 कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनएसओ जो है वो समय समय पे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है रिपोर्ट पब्लिश करती है। इसके अनुसार 2020-21 में जो बेरोजगारी दर है वो घट के क्या रह गया है, 3.5%, 4.2%, 2.5% या 3.0%। तो ये रिपोर्ट का जो है जनवरी 2023 में आई थी और इसमें बताया गया कि जो बेरोजगारी दर है, चूंकि अर्थव्यवस्था जो है वो अपने मतलब ट्रैक पे वापस आ रही है, तो अब बेरोजगारी भी जो है घट रही है, तो 4.2% हो गया। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 4.2%। क्वेश्चन नंबर 6, जनवरी में ही जो है सुभाष चंद्र बोस के जी जो है उनके जन्मदिन पे जो है आपदा प्रबंधन अवार्ड दिया जाता है। तो किन 2 राज्यों के संस्थाओं को जो है डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है? बिहार झारखंड, बिहार उड़ीसा, बिहार मिजोरम, उड़ीसा मिजोरम। तो ये उड़ीसा में जो है साइक्लोन जो आया था उसको टैकल करने के लिए और साथ ही साथ मिजोरम में आपदा को टैकल करने के लिए अवार्ड दिया गया है। तो हो जाएगा आंसर नंबर डी, उड़ीसा और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किस राज्य को मिला है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके उड़ीसा, एमपी, यूपी या नन। तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा जो है जबरदस्त काम कर रहा है सामाजिक आर्थिक विकास में। अभी आपने देखा ही कि जनवरी में वहां पे मेल का जो है हॉकी वर्ल्ड कप भी उसने कराया जिसको जर्मनी ने जीता है। साथ ही साथ और स्कीम्स भी इसके काफी अच्छे से चल रहे हैं। तो जो वहां के शहर हैं वहां पे जो झुग्गी झोपड़ी का जो प्रॉब्लम होता है, स्लम प्रॉब्लम, उसको ठीक करने के लिए उड़ीसा स्लम जग्गा मिशन चला रहा है। तो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड में जो है इंडिया के उड़ीसा राज्य को अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किनको जो है पद्म विभूषण अवार्ड 2023 नहीं मिला? आपके ऑप्शन है ए मुलायम सिंह यादव, दूसरा सुधा मूर्ति, दिलीप महानोबिस या जाकिर हुसैन। तो दोस्तों रिपब्लिक डे पे जो है ये अनाउंस किया गया और इस साल 2023 में 106 लोग को जो है पद्म अवार्ड दिया गया है, जिसमें 6 लोग को पद्म विभूषण, 9 लोग को पद्म भूषण और 91 लोग को पद्मश्री दिया गया है। तो यह जवाब क्या हो जाएगा आपका? नहीं मिला। तो सुधा मूर्ति जी को जो है पद्म भूषण मिला है। बाकी मुलायम सिंह यादव, SM कृष्णा, दिलीप महानोबिस, जाकिर हुसैन और 2 लोग को जो है पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सफैम रिपोर्ट जो है 2023 में जो आई थी, इसके अनुसार भारत में जो 1% अमीर लोग हैं इनके पास कितना वेल्थ है? आपके ऑप्शन है 30%, 40%, 45% या 50%। बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 40%। देखिए जो LPG हुआ ना, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तो उसके चलते गरीबी तो घटी है लेकिन जो असमानता है वो काफी बढ़ी और कोविड के टाइम पे तो फिर ये और भी ज्यादा बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा कर्व है जो कि बेरोजगारी और महंगाई के बीच में संबंध दिखाता है? आपके ऑप्शन है कुजनेट कर्व, लॉरेंज कर्व, फिलिप्स कर्व या नन। तो जो कुजनेट कर्व होता है दोस्तों, ये दिखाता है संबंध किसके बीच में? आर्थिक विकास और पर्यावरण। मतलब पर्यावरण का ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए कि आर्थिक विकास भी ठीक ढंग से हो। ठीक है। लॉरेंज कर्व जो है इनइक्वालिटी को दिखाता, समानता, गरीबी को दिखाता है। जो फिलिप्स कर्व है ये दिखाता है बेरोजगारी और महंगाई। ठीक है, मतलब महंगाई अगर थोड़ा बहुत रहेगा तो क्या होगा, आपका बेरोजगारी घटेगा। ठीक है, लेकिन अगर महंगाई ज्यादा होगा तो बेरोजगारी क्या होगा, फिर बढ़ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 108 नेशनल साइंस कांग्रेस जो है ये कहां कराया गया? पुणे, इंदौर, दिल्ली या मुंबई। तो जनवरी में दोस्तों नेशनल साइंस कांग्रेस भी होता है और NRA दिवस भी मनाते हैं। तो जो नेशनल साइंस कांग्रेस है ये मनाया गया कहां पे? क्या जवाब हो जाएगा आपका? यहां पे ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। जो नेशनल साइंस कांग्रेस है ये सेलिब्रेट हुआ नागपुर में और जो NRA दिवस है वो कहां मनाया गया? इंदौर में। तो यहां आप ऐड कर लीजिएगा, मुंबई की जगह पे आपको नागपुर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 15वां UN बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जो है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? चाइना, USA, जापान या कनाडा। तो दोस्तों ये कनाडा में संपन्न हुआ और यहीं पे जो है 30x30 टारगेट भी रखा गया है। कहने का मतलब कि जो भूमि है जो कि मतलब डिग्रेड हो गई है
उसको जो है बचाना है, 30% रिक्लेम करना है। साथ ही साथ जो कोस्टल एरिया है, मेराइन इलाका है, वहां भी 30% कोस्टल एरिया को मतलब ठीक करना है। तो 30x30 टारगेट का जो है इसका भी संबंध जैव विविधता सम्मेलन से है, जो कि कनाडा में कराया गया। और क्वेश्चन नंबर 13, चूंकि भारत जो है अब अपना जो रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो दिसंबर 2022 में भारत ने अनाउंस किया है कि 2031 तक वो न्यूक्लियर पावर प्लांट कितना सेटअप करेगा, नया 20 और 15,000 मेगावाट जो है वो बिजली उत्पन्न करेगा। अभी 3% के आसपास जो बिजली है, 3 से 4% जो है इंडिया प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियर एनर्जी से, ठीक है। और इंडिया ने अपना जो है कोप 26 में ये डिसाइड किया ही है कि वो 2030 तक 50% जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेगा, यानी कि सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दिसंबर 2022 तक भारत जो है अपने एनर्जी का कितना परसेंट जो है रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करता है, तो जवाब हो जाएगा 42%। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया ने किस देश के साथ एक्टा यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किया है? आपके ऑप्शन है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या डेनमार्क। क्या हो जाएगा सही जवाब दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा आपका यहां पे ऑस्ट्रेलिया। और यह भी ध्यान में रखिए कि मई 2022 में इंडिया और यूएई का सेपा एग्रीमेंट इंप्लीमेंट हो चुका है। सेपा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और ये सब स्टेप होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ। आप जान ही रहे हैं कि पिछले मतलब 7-8 साल में इंडिया और यूएई का संबंध भी काफी बढ़िया हुआ है, तो उसी के चलते जो है मई 2022 में इंडिया और यूएई का सेपा हुआ है। और एक्टा किसके बीच में? ये आपका इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आरबीआई को जो इन्फ्लेशन टारगेट है, ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ था कि सेंट्रल बैंक को महंगाई को रोकने के लिए टारगेट दिया गया था। 2016 से 21 के बीच कितना दिया गया था? 3 से 7%, 2 से 5%, 4 से 6%, 5 से 7%। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? आरबीआई को और अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का भी गठन किया गया, जिसमें आरबीआई के 3 सदस्य और सरकार के 3 सदस्य रहेंगे, और जिसके गवर्नर जो है आरबीआई के गवर्नर ही होते हैं। तो लक्ष्य जो है 4 से 6%, 4 ± 2, ठीक है। यानी यहां पे सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 से 6%, ठीक है, 2 से 6% जो है, लेकिन जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से 4 to 6% हो जाएगा। एक्चुअली ये है 2 से 6%, और इसको 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है एमपीसी के अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए। ध्यान रहिए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, तो आरबीआई नहीं, 2016 से एमपीसी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो भारत की मौद्रिक नीति को देखता है और हर 2 महीने पर रिव्यू करता है। तो टारगेट क्या है? 4 ± 2, यानी कि 2% से लेकर 6% के अंदर जो है महंगाई को रखना है। और 3 से 4% की महंगाई जो है देश के लिए अच्छी होती है, क्योंकि ये बताती है कि देश में विकास हो रहा है, देश में डिमांड हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार ने 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का जो लक्ष्य है वो क्या रखा है? 5.9%, 6.4%, 6.8% या नन? तो दोस्तों जो राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो देश के अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य बताता है। अगर फिस्कल डेफिसिट अच्छा है, इसका मतलब कि कंट्री जो है बढ़िया परफॉर्म कर रही है, और इसका भी रेंज 3 से 4% तक सही रहता है। और अगर ये उससे ऊपर है, इसका मतलब कि जो है कंट्री का मतलब हाल जो है ठीक नहीं चल रहा है। तो ये तो 2020-21 में दोस्तों बढ़ के 9.2% हो गया था। फिर ये आपका 22-23 में जो है 21-22 में जो है घट के 6.7% हुआ, 22-23 में 6.4% हुआ, और अब जो है 5.9% का टारगेट रखा गया है। क्योंकि 2020-21 में आप जानते हैं पूरा लॉकडाउन लग गया था ना, तो इस वजह से जो है राजकोषीय घाटा जो है बढ़ के 9.2% हो गया था। 21-22 में घट के 6.7 हुआ। फिर जो है इकोनॉमी जैसे अपना पटरी पे वापस आई तो 22-23 में 6.4% हुआ, और अब लक्ष्य क्या रखा गया? 5.9% का रखा गया है। 25-26 तक कितना करना है? 4.5%। बजट में ये टारगेट दिया गया है कि 25-26 तक जो राजकोषीय घाटा है, ठीक है, इसको घटा के कितना करना है? 4.5%।
क्वेश्चन नंबर 13, चलिए ऊपर वाला क्वेश्चन तो था कि भारत सरकार ने 2023-24 तक के लिए क्या राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा है। यही अगर झारखंड सरकार का पूछा जाए कि झारखंड सरकार ने 2023-24 के लिए क्या राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है, तो क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन आपके 2.83%, 2.81%, 2.76% या 3%। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? सही जवाब हो जाएगा आपका 2.76%। क्वेश्चन नंबर 18, यूं तो जो है बजट 2023-24 में सभी अलग अलग सेक्टर्स के लिए ज्यादा राशि का एलोकेशन किया गया है, लेकिन यह काफी चर्चा में रहा कि मनरेगा जिसने कोविड के समय लोग को रोजगार दिया, जो प्रवासी मजदूर हैं उनको सपोर्ट किया, ग्रामीण भारत को यह मजबूत बना रहा है, इसमें आवंटन 30% तक कम किया गया है। तो आपको यह जानना ही है कि मनरेगा में कितना रुपए दिया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि काफी ज्यादा जो है ये न्यूज में रहा है। 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 75,000 करोड़। क्या जवाब होगा दोस्तों? 60,000 करोड़। 2022-23 में ये 90,000 करोड़ के आसपास था और इस बार पता नहीं सरकार ने क्यों इसमें जो है कटौती कर दी है। क्वेश्चन नंबर 19, 2023-24 में ही जो है कृषि ऋण एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट क्या रखा गया है? 15 लाख करोड़, 18 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ या 25 लाख करोड़। दोस्तों पिछले हम कह सकते हैं कि लगभग 1.5 दशक से जो है किसानों पे और ग्रामीण भारत पे जो है फोकस ज़्यादा किया जा रहा है और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो कृषि ऋण है किसानों को इधर उधर ना भटकना पड़े, उसका भी जो है अमाउंट पहले 15 लाख करोड़ था, फिर लास्ट ईयर 18 लाख करोड़ हुआ और इस बार बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 20 लाख करोड़। हालांकि अभी भी जो छोटे किसान हैं जिनका 2 हेक्टेयर से कम जमीन होता है उसको बोलते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो आरबीआई की ही रिपोर्ट आई थी कि बहुत से जो छोटे फार्मर्स हैं उनको जो है लोन ही नहीं मिल पाता है, ठीक है, जबकि पहले से काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। जैसे अगर हम आजादी के समय बात करें तो 90% जो ऋण देते थे कौन देते थे? साहूकार, उसके बाद जो है अमीर लोग जो रहते थे, मतलब उसको हम बोलते हैं कि नॉन इंस्टीट्यूशनल जो शेयर था वो बहुत ज़्यादा था, गैर संस्थागत। लेकिन धीरे धीरे अब हिसाब किताब चेंज हो गया है और लगभग 70% लोन जो है वो संस्थागत, अभी मतलब बैंक हो गया, आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब मतलब देते हैं। लेकिन फिर भी जो छोटे किसान हैं उनकी समस्या बनी हुई है। लास्ट क्वेश्चन जो है, प्लानिंग कमीशन ने पूरे भारत को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा था। तो आपको बताना है कि झारखंड अपना जो है किस जलवायु जोन में आता है, किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है। आपके ऑप्शन है 7, 8, 9 या 10। क्या हो जाएगा सही जवाब दोस्तों? झारखंड जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन 7 में आता है। देखिए इकोनॉमिक्स में फैक्ट्स एंड फिगर्स तो हैं और मतलब काफी दिक्कत भी होती है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि हर सब्जेक्ट का अपना रंग होता है। जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको अनुच्छेद, आर्टिकल, इंपॉर्टेंट संशोधन, इंपॉर्टेंट केसेस ध्यान में रहना चाहिए। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो किसका क्या कोटेशन है वो ध्यान में, कौन सा ईयर है वो ध्यान में रहना चाहिए। वैसे इकोनॉमिक्स का है दोस्तों कि इकोनॉमिक सर्वे का डेटा, बजट का डेटा, नीति आयोग का रिपोर्ट, आरबीआई का रिपोर्ट, ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं वो हम लोग को ध्यान में रखना ही होगा, तभी जाके बात बनेगी, है ना। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पढ़ते रहना है, समझते रहना है और उसको फिर समझ के लिखते रहना है दोस्तों, ठीक है। मेहनत होगी, जीत होगी। धन्यवाद।